अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। अध्याय 7। रोशन के रूप में जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसे एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर के चित्र थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं? एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य, बहुत बड़ा राज्य जिसमें बहुत सारे राज्य होते हैं, उसी को साम्राज्य बोलते हैं। हम जिन शेरों के चित्र रुपए पैसों पर देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। इस विषय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्तीर्ण किए गए। इसके पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। वंश। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद राजा बनते हैं, तो उन्हें ही वंश कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। मौर्य वंश में कितने महत्वपूर्ण राजा हुए? 3। ऐसे तो बहुत सारे राजा हुए, लेकिन महत्वपूर्ण करने का मतलब कि इन्हीं तीनों का यहाँ भूमिका था। ये 3 सबसे महत्वपूर्ण थे: चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदु से दिखाया गया है। साम्राज्य में जो नगर थे, उनको काले बिंदुओं से दिखाया गया है। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का रास्ता था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्तों में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र पर किसान और पशुपालक के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्से जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रह और जानवरों को शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं, उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। साम्राज्य को काले बिंदु से और अशोक का जो शिलालेख मिला है, उसे लाल बिंदु से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे? भारत के कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे? अगर उत्तर दे पाइएगा आप लोग तो उत्तर दीजिएगा। मौर्य साम्राज्य, उस युग के प्रमुख नगर और अभिलेख की प्राप्ति स्थल। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन भी करते थे। भाषाएं तो बोलते ही थे, लेकिन अलग अलग प्रकार का भोजन भी करते थे। यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न था या कैसे भिन्न है, आइए देखते हैं। चूँकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती है। साम्राज्य का प्रशासन। चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों में अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांव और शहरों, किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों, व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों का वेतन भी दिया जाता था। संदेह
संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। सबके ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैनी जैसी प्रांतीय राजधानियों ने शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल गवर्नर बना दिया जाता था। राज्यपाल गवर्नर एक ही होता है। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र, विस्तृत मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र, बहुत दूर तक फैला हुआ। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश किया करते थे। तो आप लोगों को पता है क्या कि हिस्ट्री का जो मेन शुरुआत होता है वो 6 से 12 तक का, जो 6 से 12 तक का हिस्ट्री पढ़ लिया, 6 से मेन शुरुआत होता है। जो 6 हिस्ट्री पढ़ लिया यहीं से सार संग्रह यहीं से है। देखिए इसमें क्वेश्चन आपको कहाँ से बनेगा। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैनी जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। ठीक है ना। तो इसी में क्वेश्चन आपका छुपा हुआ है। आवागमन के लिए महत्वपूर्ण, तो यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। उत्तर पश्चिम, यही क्वेश्चन बनेगा आपका। उत्तर पश्चिम किस लिए प्रसिद्ध था? पहले कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए। तो संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते होंगे। नजराना क्या है? जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। इसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे, जो अपने मन से जोर जबरदस्ती से नहीं। राजधानी में सम्राट मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रसिद्ध तोतों का झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे रहते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक कमरे में ही नहीं सोते हैं। ये मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है। मेगास्थनीज घूमने आया था, जो एक यात्री था, तो उसने लिखा है कि राजा कैसे रहते थे। ठीक है, तो राजा इस प्रकार रहते थे। एक बार फिर से आप लोग पढ़िए। और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में, यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। ये सब किसने लिखा है? सम्राट। और पाटलिपुत्र शहर कैसा था, सम्राट राजा कैसे रहा करते थे, ठीक है ना, उनको क्या क्या सुविधाएं थी, ये सब अपनी किताब मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, उसी में लिखा है। राजा द्वारा खाने के पहले खास नौकर उस खाने क्यों चखते थे, इसका आंसर दीजिए आप लोग। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे, वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर दें। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक को अनोखा सम्राट क्यों कहा गया, ये जानते हैं। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे।
मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? अशोक। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में हैं। ज़्यादातर अभिलेख अशोक की किस भाषा में है? ब्राह्मी लिपि में है। प्राकृत भाषा और लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि, जिसमें अभिलेख है अशोक के। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। एक अभिलेख है जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही है, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दास और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धर्म पालन करने एवं दूसरों की इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। धर्म यानी धर्म। मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से बहुत अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। अशोक ने अपना एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। कलिंग युद्ध कब हुआ, इसका कमेंट में आंसर दीजिए। उत्कीर्ण यानी कि खुदवाया था। पहले पेन कॉपी थोड़ी चलता था, तो अभिलेख जो लिखे आए थे या शिलालेख जो लिखे आए थे, ये सब पत्थर पे लिखे आए थे, ताड़ के पत्तों पर लिखे आए थे। मतलब ये सब पत्तों या फिर पेड़ पर जो खुदाई में मिले हैं, खुद कर लिखा थे, उसी को उत्कीर्ण कहते हैं। तो ये उत्कीर्ण कराया, क्योंकि ये अशोक इसलिए उत्कीर्ण कराया इस शब्द को, ताकि मेरे बेटे पोते आने वाले मेरे जो भविष्य में कोई पोते बेटे हैं वो कुछ ना करें, लड़ाई उड़ाई ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो। यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया। यह उस समय की मूर्तिकला का एक नमूना है। मौर्यकाल की मूर्तिकला का एक नमूना है। देखिए कितना अच्छा चित्रकारी किया है, और यही उत्कीर्ण होता है, जो है ना चित्रकारी। अशोक का धर्म क्या था? अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थीं जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था, मतलब गंदा व्यवहार किया जाता था। अच्छे से कोई नहीं बात करता था दास नौकर से। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। अशोक जो राजा थे, वो अधिकारियों की नियुक्ति की धर्म के लिए, जाकर के अलग अलग जगहों पर शिक्षा दी, कैसे जीवन व्यतीत करें ताकि जीवन सुखमय हो। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अशोक ने अधिकारी नियुक्त किया ही जगह जगह पर संदेश देने के लिए, लेकिन शिला मतलब पत्थर और स्तंभ जो होते हैं पत्थर के, उस पर भी खुदवा दिया। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे, क्योंकि पहले के लोग पढ़े लिखे भी नहीं होते थे, बहुत कम लोग ही पढ़े लिखे होते थे, तो कैसे पढ़ते वो लोग। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका में दूत भेजे, अपने आदमी भेजे। उन्हीं को दूत कहा जाता है। पृष्ठ संख्या 76-77 पर दिए गए मानचित्र 6 में इन क्षेत्रों को पहचानने का प्रयास करिए।
ये सब तो मैं बेकार ही पढ़ती हूँ ये पट्टी, ठीक है ना, क्योंकि इससे तो कोई वक्त आपका दूर दूर तक वास्तविकता नहीं है। क्योंकि रील्स जितने अच्छे से लोग देखते हैं उतने अच्छे से पढ़ाई थोड़ी करते हैं मन लगाकर। तो क्वेश्चन में बेकार पूछती हूँ तो कोई भी नहीं कमेंट करता है, और कुछ लोगों को तो जलन भी होती है, कमेंट कर देंगे चैनल ग्रोथ हो जाएगा, पता नहीं अगले वाले को फ़ायदा हो जाए। लोग अपना नहीं देखते हैं कि हाँ हमसे कितना फ़ायदा हो, हमें कितना इससे फ़ायदा हो रहा है, बस इससे अगले का फ़ायदा नहीं होना चाहिए। अरे सोचना है कि किसी के बारे में अच्छा सोचिए, गलत सोचकर फ़ायदा क्या होगा, गलत सोचकर कुछ भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। इसीलिए सोच सकते हो तो अच्छा सोचो, नहीं तो सोचो नहीं। बाकी बुरा नहीं हुआ मेरी बातों का। उन्होंने सड़कें बनवाई, खुदवाई और विश्राम गृह बनवाई। इसके अतिरिक्त मनुष्य और जानवर चिकित्सा की व्यवस्था भी की। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश था। देखिए ये प्रजा आप भी नहीं थी, ठीक है। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं, यानी कि पूजा पाठ करते हैं। उदाहरण के लिए जब लोग बीमार होते हैं, जब उनके बच्चे का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं तब वे तरह तरह के अनुष्ठान पहले पूजा करते रहते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होंगी। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं? ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक ने धर्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक हैं। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक हैं। ये देखिए नीचे कुछ लिपि है, आरंभिक लिपि, देवनागरी, ये सब मलयालम, तमिल, बांग्ला, अन्यत्र। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राट ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनवाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। चीन की दीवार क्यों बनी? पशुपालकों से रक्षा करने के लिए। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीन सम्राट के रवैये से कैसे भिन्न था? क्वेश्चन पूछ रहा है कि पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीन सम्राट के रवैये से कैसे भिन्न था? आओ याद करें। यहाँ जो क्वेश्चन है फुलफिल करने के लिए वो फुलफिल करिए आप लोग। और जो अभी तक मैं बताई आपको, ये सब क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। तो टेंशन मत कीजिए, सब क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, लेकिन तब मिलेगा कमेंट, लाइक, शेयर वीडियो करिएगा। तो फुल सपोर्ट जब हमें मिलेगा तो आपको भी फुल सपोर्ट मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।